हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइज़। तो आज का जो वीडियो है गाइज़ वो विज़डम टूथ से रिलेटेड है। और विज़डम टूथ जब इरप्ट होता है तो उसके साथ हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज़डम टूथ का इरप्टिंग एज क्या है। तो ऑन एन एवरेज जो इसका इरप्टिंग एज है गाइज वो 17 टू 23 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। और विज़डम टूथ का स्मूथली इरप्शन इन बातों पे डिपेंड करता है कि आपके जो जॉ का स्ट्रक्चर है वो कितना आपके बोन में जो बोन की बनावट है और जो आपके जॉ का साइज़ है वो किस प्रकार का है। और अगर आपके टीथ के साइज़ आपके जॉ के साइज़ के रिस्पेक्ट में अगर बड़े आकार के दांत होते हैं तो जो इरप्टिंग टूथ है उनके लिए स्पेस की कमी हो जाती है। और जैसे ही ये स्पेस कम होता है हमारे पास, तो ये इरप्शन में प्रॉब्लम करता है। और इसको समझने के लिए हम लोग आज का ये वीडियो बना रहे हैं गाइज़। और उम्मीद करती हूँ कि ये दिए गए सारी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए जानते हैं कि विज़डम टूथ में जब पेशेंट के मुंह में दांत इरप्ट हुआ है, मीन्स दांत जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, आधा जो है वो मसूड़े के नीचे है और आधा जो है मसूड़े को टियर करके निकल चुका है। तो ये जो दांत है ये मसूड़े के नीचे है जो पार्ट, वो पार्ट कब तक निकलेगा और ये निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो अगर आपके जॉ में स्पेस होगा, बोन होगी, डिस्टल एरिया में अगर बोन बचा हुआ रहेगा तो उसे निकलने के लिए जगह मिलेगा। लेकिन अगर डिस्टली बोन नहीं होगा तो वहाँ पे जो फ्लैप है सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू पार्ट रह जाएगा और जो हमारा टूथ है वो ठीक से इरप्ट नहीं हो पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। और कई बार ऐसा होता है कि जो दांत की जो बनावट होती है, जो हमारी जड़ें हैं वो सीधी नहीं है। तो जब ये सीधी नहीं होती हैं, ये बेंडेड होती हैं। मान लीजिए कि ये मीजियली बेंड है जिसे हम लोग कहते हैं मीजियो एंगुलर इम्पैक्टेड टूथ। तो अगर ये मीजियल मीजियल झुकी हुई है तो भी ये निकलने में खुद से ये नहीं निकल पाता है, या फिर ये डिस्टली है झुकी हुई तो भी ये खुद से नहीं निकलेगी। तो हमें किन किन कंडीशन में वेट करना चाहिए कि हमारा दांत निकल सकता है और किन किन कंडीशन में नहीं वेट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, जब आपके जो विजडम टूथ हैं वो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड हो, मीन्स जैसा आप फोटो में देख रहे हो कि टूथ का जो रेडियोग्राफ है इसमें टूथ जो है वो लेटा हुआ है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड टूथ है, इसे अगर आपके मुंह के अंदर ये है और इसे इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, मीन्स आपने कभी भी इससे कोई पेन आपके कान में नहीं होता है। और अगर आपके कान में इस इम्पैक्टेड टूथ के कारण पेन हो रहा है, मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं रेफर्ड पेन, तो कई बार ईएनटी की सलाह होती है गाइज कि ये जो दांत है अगर कान में दर्द हो रहा है तो इसे देखा जाए रेडियोग्राफ के द्वारा कि क्या आपके टीथ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड तो नहीं है, या मीजियो एंगुलर इम्पैक्टेड तो नहीं है, या डिस्टो एंगुलर इम्पैक्टेड तो नहीं है। अगर ऐसा है और आपके ईयर में पेन परसिस्ट हो रहा है गाइज, तो ये एक सुझाव होता है हमारे द्वारा और ईएनटी के द्वारा कि हो सकता है ये जो पेन है वो टूथ के प्रेशर पॉइंट जो नर्व को प्रेस कर रहा है, जिसकी उस कंप्रेशन के कारण ईयर में भी रेफर्ड पेन महसूस हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो ये तो हो गई कि किस कंडीशन में हम दांत को निकलवा देना चाहिए हमें। तो इन ये जो मैंने अभी कंडीशन डिस्कस किया जिसमें कि दांत जो है वो सीधा नहीं है, उसकी जड़ें सीधी नहीं है, या तो वो बेंडेड है मीजियली या डिस्टली या फिर हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सोया हुआ है, तो इन कंडीशन में हमें दांत को निकलवा देना चाहिए ताकि जो इससे रेलेवेंट जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। इसके अलावा किन कंडीशन में हम दांत को वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि ये दांत इरप्ट हो जाएगा। तो एज ऑफ 17 में दांत का इरप्टिंग एज स्टार्ट होता है और 23 ईयर्स ऑफ एज तक ये इरप्ट हो सकता है।
तो आपको ये देखना होगा कि ये आपके जो दाँत हैं रेडियोग्राफ में किस प्रकार के हैं। अगर ये रेडियोग्राफ में सीधे दिखाई देते हैं, तो इसकी जड़ें अगर सीधी हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम और डिस्टली बोन है, यानी जॉ में बोन है बचा हुआ, दाँत एक्कोमोडेट हो जाएगा उस स्पेस में, तो डेंटल सर्जन इसको तय करते हैं कि ये दाँत जो है वो इरप्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसे यूँ ही छोड़ देते हैं, और जिसे आप कहते हैं पेरिकोरोनाइटिस, मीन्स जो दाँत के ऊपर एक अपर्कुलम होता है वो स्वेलन हो जाता है, जैसा आप फ़ोटो में देख रहे हैं। और ये जो होता है, जब भी आप बाइट करते हैं तो उस पे बाइट आता है और ये ट्रॉमेटाइज़ होते जाता है। तो ये जो इरिटेशन के कारण जो यहाँ पे टिश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है, जिसके कारण से पेन परसिस्ट करता है। और आप देखेंगे कि जो ये पेरिकोरोनल एरिया है, जहाँ पे मैंने अभी आपको फ़ोटो में दिखा रखा है, वहाँ पे फूड लॉज़मेंट होती है। तो ये फूड लॉज़मेंट से क्या होगा कि जब दाँत के ऊपर मसूड़े की कवरिंग रहेगी और उसके अंदर खाने अगर फँस जाएँगे, तो आप उसे नॉर्मल ब्रशिंग के द्वारा नहीं निकाल पाएँगे। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे एक इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार वहाँ से मवाद भी निकलने लगता है। तो ये जो चीज़ है गाइज़, इसे आप सुपरविज़न में रखें डॉक्टर के, कि 6 मंथ्स में फ़ॉलो-अप लेते रहें। और अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहता है, तो जो ये अपर्कुलम है जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं, और ये जो पेरिकोरोनल जो मसूड़ा है, जो गम है, वो टियर होके दाँत इरप्ट हो जाएँगे। लेकिन अगर आपके ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, या फूड लॉज़मेंट के कारण, या फिर आपके जो मसूड़े हैं उनको अच्छे से हम क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, जो अच्छे से अगर हम साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो वहाँ पे फूड लॉज़मेंट की समस्या बनी रहेगी। और हमारा जब डिस्टली बोन नहीं होता है, तो हमारे दाँत को एक्कोमोडेट करने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो भी इस कंडीशन में भी मसूड़े टियर हो नहीं पाते हैं और टूथ इरप्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब कंडीशन में आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। खुद से ही परेशान नहीं होना चाहिए कि हमने इसको हमारे दाँत के ऊपर मसूड़े की कवरिंग है, तो इसे इससे क्या परेशानी हो सकती है। ऐसा है कि इससे आपको परेशानी तब पता चलेगा जब इसमें से पस का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है, तब आपके मुँह में जो है अजीब-अजीब सा टेस्ट आएगा। और ये जो टेस्ट आता है गाइज़, वो चूँकि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे मसूड़े के अंदर फँसे होते हैं, और जिसे हम ओरल क्लीनिंग करने के दौरान नहीं क्लीन कर पाते हैं खुद से, तो आपको इस कंडीशन में जाके डेंटिस्ट से इसे केराटाज़ करवाना चाहिए और थोड़ा-सा ओरल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। आप इसे नॉर्मली आफ्टर क्लीनिंग उस एरिया पे मसाज भी कर सकते हैं विदाउट एनी ऑइंटमेंट, और जब ज़रूरत पड़े तो आप ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। वार्म सेलाइन गार्गल ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा गाइज़। तो जब भी आपको पेरिकोरोनल एरिया में इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो आपको ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, डेंटिस्ट के पास जाना है चेकअप के लिए, और अपने दाँत की बनावट को समझना है कि क्या ये खुद से निकल पाएगा, क्या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, या फिर हमें इसे निकलवा देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने टूथ का केयर करना चाहिए। नहीं तो कई केसेज़ में ऐसा देखा गया है, जैसा अभी मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, कि एक फाइब्रोमा टाइप का वहाँ पे डेवलप हो जाता है, और वो पेरिकोरोनल एरिया खुद से रिग्रेस नहीं हो पाता है, ना दाँत ही निकल पाता है और ना वो एरिया ही हील हो पाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट वहाँ पे जब भी ब्रश लेके जाएगा, तो उस एरिया से ब्लीडिंग होने लगती है। तो पेशेंट डर की वजह से कि वहाँ से ब्लड आएगा, वहाँ पे ब्रश ले ही नहीं जा पाता है, जिस कारण से उसके आजू-बाजू के भी जो दाँत होते हैं, वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, उसके पेरियोडोंटियम को काफ़ी नुकसान हुआ रहता है, क्योंकि वो जो मांस का जो पेरिकोरोनल सरफेस पे जो आपने जो गम सूजे हुए हैं, वहाँ पे आप ब्रश नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको दर्द होता है और ब्लड आता है। तो ये प्रॉब्लम आप रखे हुए हैं और आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इससे क्या होता है कि अपने आजू-बाजू के जो आपके दाँत हैं, उन पे भी आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि वहाँ पे ब्रश ले जाएँगे तो ब्लड आएगा। तो आपके एक दाँत के चक्कर में बगल वाला दाँत भी
उसके कारण से ठीक से साफ़ नहीं हो पा रहा है, ओरल हाइजीन पुअर हो रही है, बैड ब्रेथ हो रहा है और जो मुंह के अंदर बैड टेस्ट आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको डेंटिस्ट की मदद लेनी चाहिए गाइज़। और घरेलू नुस्खे, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ घरेलू उपाय बताइए, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिन किसी को भी अगर दाँत के ऊपर कवरिंग मसूड़े की है और वो नहीं हट रही है, तो पहले डॉक्टर से आप सलाह लें। और अगर डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये खुद से निकल आएगा, तो ये कितने दिनों में निकलेगा? हो सकता है 6 से 8 महीने में वो मसूड़े टियर हो जाएँ और टीथ इरप्ट हो जाएँ। तो किन-किन कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि हमें वहाँ पे बोन होने चाहिए डिस्टली, ताकि दाँत जो निकले तो एक्कोमोडेट हो सके और हमारी ओरल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। तो ओरल हाइजीन अच्छी होने के लिए आप 2 बार ब्रश करें और ब्रशिंग के बाद मसूड़े की उंगलियों से मसाज करें उस एरिया की, ताकि वहाँ पे जो मसूड़े हैं उसमें इन्फ्लेमेशन ना हो और वो हेल्दी रह सके और टियर होके जब वो टीथ अपने आप इरप्ट हो जाएँगे वहाँ पे। और इस तरह से आपको जो है मेनली ओरल हाइजीन का ही ध्यान रखना है कि पेरिकोरोनल एरिया में फूड लॉजमेंट ना हो। और अगर फूड लॉजमेंट हो रहा है तो आपको वहाँ पे क्यूराटाज करवाना चाहिए जब तक कि वो टियर होके दाँत बाहर ना आ जाए। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि दिए गए सारी जानकारियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर